नमस्कार दोस्तों। आज फाइनली हमारी जो सीरीज चल रही थी उसे आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाते हैं, आज से शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारी पहला एक चैप्टर हमारा है, पहला टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो संविधान में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हम जानने की कोशिश करेंगे और जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसने भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव डाला। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिसको हिंदी समझना है। तो ऑप्शन आपके पास ब्रिटिश, यूएस, ये आपके पास ऑप्शन हैं। सब क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि बोलना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका संविधान बना है, संविधान में जितने भी आपके पास प्रोविज़न आपके पास में हैं, जो प्रोविज़न, देखो आप, ये हमें पता है कि जितने प्रोविज़न हमारे संविधान में हमने कहीं ना कहीं से बोरो किए हैं, किसी देश से किए, किसी एक्ट से किए, कहीं से किए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस एक्ट से या किस देश से ही हमने सबसे ज़्यादा प्रोविज़न लिए हैं, ये बताना आपको। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये 35 का जो एक्ट है, इससे हमारा लगभग 60% कॉन्स्टिट्यूशन इसी से बना है सिर्फ। बाकी और देशों से हमने बहुत सारा कुछ लिया है, उसके बारे में अलग से जो टॉपिक आएगा सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके वहाँ पे हम पढ़ेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, किस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैत शासन लागू किया गया। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो एक्ट था, उस अधिनियम के आधार पर भारत में द्वैत शासन लागू किया गया। और किसके द्वारा किया गया, उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसको बेसिकली जो 1919 का, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1919 वाले को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मॉन्टेग्यू थे अपने, ये थे ये थे स्टेट के सचिव थे, यहाँ पे सेक्रेटरी टू द स्टेट थे ये, और भारत के लिए, और ये थे अपने उस टाइम पे गवर्नर, राइट। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर होगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, कोई प्रश्न आता है तो उसका आंसर हो जाएगा अपना लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ही स्टार्टिंग में लगभग 1765 के आसपास पहली बार बंगाल एरिया में द्वैत शासन को लागू किया था। अब क्यों किया था, उसके पीछे की कहानी अलग है, वो एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि मैं बताऊं कि पूरी बैटल को बताऊं कि 1757 में हुआ था, प्लासी हुआ था, वेदरा हुआ था, फिर बक्सर हुआ था। वो सब चीज़ें इसमें नहीं आ सकती फिलहाल। अगर आपको उसके बारे में जानना होगा तो आप एक कमेंट कर लेना, मैं उसके बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपके पास में आ गई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 का जो एक्ट था। इस एक्ट को कहा जाता है, इस एक्ट को बेसिकली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है बेसिकली इसको। ये उस टाइम में मिंटो गवर्नर थे, राइट। तो और ये जो मॉर्ले का नाम मैं बताए, मॉर्ले बेसिकली उस टाइम में सेक्रेटरी थे, राइट। इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। इसमें होता क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन मेनली ये मुसलमानों के लिए था कि मुस्लिम जो लोग, उन्होंने बेसिकली फूट डालो की राजनीति की थी स्टार्टिंग से, इसीलिए वो इतने सालों तक देश में रहे भी थे। तो 1909 में उन्होंने सेम किया, ठीक है, कि मुसलमान जो लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। इतना बड़ा, ये बहुत ही विवादास्पद चीज़ थी उस टाइम पे। और इसी चीज़ को उन्होंने 1919 का जो रिफॉर्म्स हुए थे उस टाइम पे, उस चीज़ को उन्होंने और आगे बढ़ाया और ये कह दिया कि हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देगा, क्रिश्चियन को वोट देगा, सिख को वोट देगा, और मुस्लिम के बारे में तो पहले वो बोल चुके थे, ठीक है। तो ये बड़ा विवादास्पद एक्ट था। चलो आगे बात करते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को। यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉर्ड मिंटो में लिखा हुआ यहाँ पे, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास में कि ये आपको जितने भी एक्ट दिए गए हैं, पिट्स इंडिया रेगुलेटिंग चार्टर, इंडियन काउंसिल एक्ट, इनको आपको बेसिकली एक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में लगाना है। तो आप लगाइए, मैं आप आगे आंसर देता हूँ, राइट। चलिए, तो आंसर हो जाएगा पहला रेगुलेटिंग एक्ट 73 में आया था, उसके बाद 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आया, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया। अब मैं इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। रॉबर्ट क्लाइव के बाद में कौन आए थे, वॉरेन हेस्टिंग आए थे, उनके टाइम पे ये एक्ट आया था। और लगभग 1774 में इसी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कि
एलिजा इम्पे को पहला जो चीफ जस्टिस बनाया गया वहाँ पे, राइट। इसी में कुछ और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं हम फिलहाल, क्योंकि हम बहुत थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम एमसीक्यूज़ पे फोकस करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, औपनिवेशिक काल के भारत के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो उसमें भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा ये 1813 का एक्ट जो था, तो उसमें ही बेसिकली जो चाय और चीन का जो व्यापार था उसको छोड़ के बाकी सारा का सारा जो एकाधिकार था, मोनोपोली था, वो ख़त्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये इनके लिए ज़्यादा डेप्थ में जानने के लिए आपको बेसिकली एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं थ्योरी जब लेके आऊँगा उस टाइम पे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को ध्यान देना है, एमसीक्यूज़ को आपको फोकस करना है बेसिकली बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। देखो कैबिनेट मिशन जो था वो आया था आपका 1946 में, राइट। इसमें थे 3 मेंबर और यहाँ पे हैं 4, तो आपको एक जो नहीं था उसके बारे में आपको बताना था, वो है जॉन सैमन, क्योंकि जॉन सैमन जो थे आपके, जॉन सैमन थे 1926 में जब सैमन कमीशन आया था उसके अध्यक्ष थे ये, राइट। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए आप, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें देखो 3 हैं यहाँ पे, एक पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रेप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे, राइट। और तो इस क्वेश्चन में से कुछ खास है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ कब? तो ये तो शायद बच्चा जानता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का ये मतलब हुआ कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इन 4 ऑप्शन के बारे में को नॉलेज मिल जाए। तो पहला जो यहाँ पे है ये 9 दिसंबर 46 इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उनकी बैठक जो हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी, पहली सीटिंग जो हुई थी वो 1946 में हुई थी, राइट। संविधान को बनाने के क्रम की बात कर रहा हूँ मैं। और जो 26 नवंबर वाले जो ये डेट है, इस डेट को हमने जो हमारा संविधान था उसको हमने अडॉप्ट किया था, राइट। ये आपने जब प्रिएम्बल जब आप पढ़ते हैं तो उसके नीचे भी एक डेट लिखी होती है, वो 26 नवंबर 1949 ही लिखी होती है। और जो इसका आंसर है, तो आपको पता है 26 जैन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, राइट। और 24 जनवरी की जो डेट है ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं अगली स्लाइड में बात करूँगा। चलिए अच्छा, एक और चीज़ है कि हम बहुत सारी एक क्वेरी आती है कि 26 जनवरी ही क्यों, 26 जनवरी को ही क्यों हमने बेसिकली संविधान लागू किया। तो उसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि 26 जनवरी के दिन भी 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने सरयू नदी के लाहौर में एक पूर्ण स्वराज को अडेप्ट किया था। तो उसी चीज़ को की इम्पोर्टेंस को देखते हुए सेम डे को 26 जनवरी को ये चीज़ लागू की गई। तो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सेम चीज़ इसमें यही है। चलिए उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो ये डेट आपको इनमें लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ, डेट सारी, इसको छोड़ के ये वाला जो डेट है 24 जनवरी, तो इसके बारे में बताता हूँ। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का हुआ था। लेकिन इसमें टोटल जो सेशन हुए थे, इसमें 11 सेशन टोटल हुए थे, इसमें 11 सेशन जो कि 165 डेज तक चले थे, राइट। 11 सेशन जो हुआ था वो हुआ था 24 जैन 1950 को, ये जो मैं बता रहा हूँ वो ये, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट डेट थी। और बाकी इसमें जो पहला जो सत्र हुआ था, पहला जो सेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे सीनियर थे उस टाइम पे, उनको बनाया गया था चेयरमैन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? तो इसमें फैक्चुअल कुछ है नहीं, आयाबोट जेनिंग्स ने कहा था, एक ब्रिटिश लॉयर थे, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें यूनिटरी फीचर बताना आपको, एकात्मक फीचर बताना आपको बेसिकली इसमें। तो एकात्मक एक होता है एकात्मक, एक होता है संघात्मक। एकात्मक में बेसिकली सेंटर के पास में पूरी पावर होती है, और संघात्मक में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास में पावर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। एकात्मक में क्या होता है, प्रॉपर एकात्मक में सेंटर सर्वा होता है, ठीक है, लेकिन इनमें दोनों में बराबर होती है। लेकिन भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारत के बारे में क्या बात करें, देखिए इंडिया जो है, एक मिनट, इंडिया जो है, हाँ सॉरी, इंडिया ना तो प्रॉपर तरीके से यूनिटरी है, ना ही फेडरल है। इंडिया है क्वासी फेडरल। क्या है?
क्वासी फेडरल यानी कि अर्धसंघात्मक है। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर तो है, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनके पास भी पावर्स हैं, उनके पास भी काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन इतनी पावर्स नहीं है कि वो कल को चाहें कि हम कहीं कि हम भारत देश से अलग होना चाहते हैं, वो उतना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके पास में इतनी पावर निकल को, चाहे कोई स्टेट, चाहे एग्जाम्पल के राजस्थान, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे तमिलनाडु, केरला, चाहे कोई स्टेट चाहे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकते, उनके पास में इतनी पावर नहीं है। रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास में ही इन्वेस्टेड है। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं यूएस की, तो यूएस में जो जितने स्टेट्स हैं वो है फेडरेशन। तो फेडरेशन में ये है कि जो कभी स्टेट चाहे कि हमें अलग होना, तो वो अलग हो सकता है। तो ये फ़र्क हो गया यूनिटरी और फेडरेशन फेडरल में, राइट। तो फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें। मैंने आपको जो मेनली इस क्वेश्चन का मतलब था वो समझाना था, यूनिटरी और अपना फेडरल को। ठीक है, अब सिटीजनशिप की बात, इसका आंसर तो हो गया डी आपका। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी, राइट। यहाँ पे मैंने इसका एक दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। जो मैंने समझाया सिंपल वही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट लगता हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा विदिन 24 आवर्स। और अगर कोई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, अगर मुझे लगा तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगेन एंड गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।